हेलो दोस्तों। तो आज की मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा आपको टॉपिक लिखा हुआ है, शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व या एग्रीगेट डिमांड शॉक। लास्ट क्लास की जो हमने वीडियो पढ़ी थी, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा जो टॉपिक था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, अभी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ जो चैप्टर है आपका, यहाँ जो टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो उसी से आगे, क्योंकि हमने मूवमेंट पढ़ लिया था, डिमांड कर्व का डेरिवेशन पढ़ लिया था, लेकिन हमने उसका शिफ्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो शिफ्ट का मतलब क्या होता है? शिफ्ट का मतलब होता है आपका खिसकाव। मैंने आपको बताया था कि जो मूवमेंट होता है वो मेन फैक्टर के कारण होता है, लेकिन जो शिफ्ट होता है, जो खिसकाव होता है, उसके रिलेटेड फैक्टर्स के कारण होता है। ठीक है, तो इस आज की क्लास में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि भाई जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है हमारा, वो शिफ्ट कैसे होता है। शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे पर्टिकुलर हमारा कर्व है और वो अपनी पोजीशन को क्या करता है, या तो राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड, आगे की ओर खिसकने का मतलब होता है राइटवर्ड या फिर फॉरवर्ड, और अगर वही पीछे की ओर खिसक जाता है तो उसको हम बैकवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड वर्ड से भी ट्रीट करते हैं। तो फिलहाल इस क्लास में हम लोग यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स लिखा हुआ है, वहाँ तो हमारा मेन प्राइस था, लेकिन यहाँ जो है वो हमारे अदर फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं या फिर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करने का काम करते हैं। मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपका मॉनेटरी पॉलिसी है और फिजिकल पॉलिसी है। ये दो पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व को क्या करते हैं, शिफ्ट करने का काम करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो मैं इसको आपको ग्राफ के साथ समझाना चाहूंगा। हम पिछले ही ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। दो ग्राफ हमारे एक साथ यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ग्राफ में तो हमारा जो है, जैसे इसकी हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आपका y, या जिसे हम लोग जो है इनकम के नाम से जानते हैं, और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं रियल जीडीपी को, एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी, या वाई जिसे हम कहते हैं, इधर हमारा हो गया क्या, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जिसे एई या समग्र व्यय के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये जो पॉइंट है हमारा, क्या हो जाएगा, वाई। अब यहाँ पर हमारा जो प्राइस लेवल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्राइस लेवल क्या है, जनरल प्राइस लेवल। वाई एक्सिस जो शो करता है वो जनरल प्राइस लेवल को शो करता है, जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर। और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और इस पर भी हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, रियल जीडीपी वाई। ठीक, तो अब हम अगर यहाँ पर देखें तो इस तरीके से हमारा ये पॉइंट हुआ, और ये हमारा क्या हो गया, एडी कर्व। ठीक, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी एक्स वाई जेड, डजंट मैटर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या हो गया, वाई। बेसिकली इसको आप डार्क लाइन कर दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ओके। इसके आगे अब जैसा कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, तो इसके साथ साथ मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि चीज़ें आपको, कंटेंट और कंसेप्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो जैसा मैंने बताया कि भाई चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मौद्रिक नीति में परिवर्तन है। मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअल में होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार की ब्याज दर संबंधी नीति होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी होती है बैंक की या सरकार की। ठीक है, वही हमारा फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति, ये सरकार की आय व व्यय संबंधी नीति होती है, मीन्स जो है इनकम और एक्सपेंडिचर रिलेटेड पॉलिसी जिसे कहा जाता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी हम उसे कह सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जिसमें बैंक रेट होता है, बैंक रेट मतलब जिसे हम बैंक दर कहते हैं, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, ऐसे बहुत सारे उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या पॉलिसीज होती हैं जो क्या करती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। ठीक है, प्रभावित करने का कार्य करती हैं।
तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा क्या लिखा गया है, बैंक रेट। मैंने उसमें से एक ही लिया है, सारे के सारे तो हम एक्सप्लेन कर नहीं सकते। तो बैंक रेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो बैंक रेट अगर हमारा क्या होता है, इंक्रीज, बैंक रेट हमारा बढ़ जाता है। बैंक रेट होता क्या है, बैंक रेट होता है इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक अलॉट लोन टू द कॉमर्शियल बैंक, जिस पर जो केंद्रीय बैंक है वो क्या करती है, व्यापारिक बैंकों को ऋण देने का कार्य करती है। तो भाई अगर जो बैंक रेट है, जिस रेट पर सरकार जो है व्यापारिक बैंकों को लोन देती है, अगर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगी, ब्याज दर को बढ़ा देगी, तो जो कॉमर्शियल बैंक्स होंगे उनके द्वारा जो लोन रिक्वायरमेंट होगी, लोन की डिमांड होगी, क्या हो जाएगी, कम। और उसी तरीके से पब्लिक को भी लोन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, या उसके लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो लोगों का सी फॉर यहाँ पर कंजम्पशन है, कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और जिसके कारण जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस या फिर डिक्रीज हो जाएगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस या फिर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम इसको ग्राफ में शो करें तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बाय रिड्यूस तो इसी प्रकार से होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया AE1 और यहाँ से हमने इसको नाम दे दिया E1 और इस तरीके से ये हमारा हो गया Y1। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारा पॉइंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, Y1, ठीक है। और अगर कर्व आपको ड्रॉ करना है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो कि हमें इस प्रकार से शो हो रहा है कि भाई हमारा जो एडी कर्व है वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब पीछे की ओर खिसकाव हो जाएगा। और इसको हमने नाम दे दिया बी पॉइंट, ठीक, ये बात क्लियर हुई। अगर वहीं पर इसके रिवर्स मतलब राइटवर्ड शिफ्ट की हम बात करें तो बैंक रेट इसका रिवर्स ही हो जाएगा। सारी चीजें अंडरस्टूड है, बैंक रेट यहाँ बढ़ा है तो बैकवर्ड शिफ्ट है, बैंक रेट घट जाएगा तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बैंक रेट रिड्यूस हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, जो ब्याज की दर है वो घट गई, कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन ले सकते हैं और ज्यादा लोन ले सकने के कारण वो पब्लिक में भी लोन उसी प्रकार से लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेल कर सकते हैं। और इस कारण से हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और ऐसा होने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अपवर्ड होगा या इंक्रीज होगा तो उसके कारण जो हमारा एडी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मींस आगे की ओर या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया है यहाँ पर, इंक्रीज या फिर अपवर्ड शिफ्ट कर दिया है E2, इसको नाम दे दिया हमने E2 और यहाँ से जो हमारा पॉइंट आ जाता है Y2, ठीक, इस तरीके से। अब एडी पे भी तो शिफ्ट पड़ेगा, तो यहाँ से हम देखते हैं कुछ इस जगह पे, हालांकि ये पॉइंट आपको डिनोट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और राइटवर्ड शिफ्ट की पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये कुछ हमारा AD2, इसको हमने नाम दे दिया C और यहाँ से जो पॉइंट बनता है हमारा Y2। तो इनकम लेवल इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होने के साथ। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ तो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो ये आपका क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरा फैक्टर है, सिर्फ फैक्टर समझने की जरूरत है क्योंकि कंडीशन तो आपको पता चली गई है। तो चेंज इन फिस्कल पॉलिसी, अब फिस्कल पॉलिसी जैसे मैंने बताया राजकोषीय नीति सरकार की आय व व्यय संबंधी नीति होती है, सरकार की जो है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट इनकम करती है। इनकम करती है किसके थ्रू, टैक्स के थ्रू। एक्सपेंडिचर करती है सोशल वेलफेयर या फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बेसिस पे, ठीक है। तो अगर सरकार इन्वेस्ट कर रही है, सरकार खर्चा कर रही है तो जाहिर सी बात है वो सोशल वेलफेयर के लिए है या कहीं ना कहीं एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए है। और इनकम किस तरीके से रिसीव करती है गवर्नमेंट, टैक्स के रूप में रिसीव करती है, ठीक। तो यहाँ पर अब ऐसा क्या होगा जिसके कारण भाई या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को घटा देती है या जो टैक्स की रेट है, टैक्स की रेट मतलब टैक्स रेट है उसको क्या कर देती है, वो इंक्रीज करने का काम कर देती है, मतलब टैक्स बढ़ा देती है। गवर्नमेंट अगर हमसे ज्यादा टैक्स लेगी तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ऐसा होने से हमारा एडी वक्र जो है, एडी कर्व जो है वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ
ये हमारा E1 पॉइंट आ गया, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया AD1। उसी प्रकार से अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती है, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब कि गवर्नमेंट खुद से एक्सपेंडिचर करती है, तो पब्लिक को एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब उसका जो व्यय है वो किस रूप में जाएगा, उसके मॉनेटरी बेसिस पर, कंजम्पशन बेसिस पे एक्सपेंडिचर वो करेगी, उपभोग पर खर्चा करेगी, और ऐसा करने से जो एडी कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। ठीक है, मतलब उसका जो शिफ्ट है वो राइटवर्ड हो जाएगा। तो वही बात यहाँ समझाएगी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हुआ हमारा इंक्रीज, मतलब सरकार ने खर्चा बढ़ाया तो हमारे पास मनी पावर, परचेजिंग पावर क्या हो गई, बढ़ गई, और इस कारण से हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एडी कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, तो एडी वक्र जो है वो दाईं तरफ खिसक जाता है। ठीक है, तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो इसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और लाइक डेरिवेशन में आपको ये बात बता दूं कि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, 90% ये आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई हैं। इसको आप लोग देखिए, पढ़िए, बार बार वीडियो को रिपीट करिए ताकि आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं जी हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आगे की चीज़ें मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के सामने। तब तक के लिए थैंक यू।